अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा अच्छा देखो, जैसे लास्ट हम लोग जो फ्राइडे वाला जो क्लास होता है वहां पर तो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिन लोग का है। और इस क्लास में हम लोग कर रहे थे रिकंसिलिएशन, ठीक है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने लास्ट दिन जस्ट स्टार्ट ही किया था और एक ही क्वेश्चन करवाया था तुम लोग को, ठीक है। तो आज एक बार फिर से थोड़ा सा रिमेम्बर करवा देते कि रिकंसिलिएशन क्या होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग, हम फिर से वही बात बोलेंगे, जैसे तुम लोग 11 में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते हो, यहाँ पर वही कॉस्ट बुक और फाइनेंस बुक के अंदर रिकंसाइल करना है। जैसे हम लोग कैश बुक और पासबुक के अंदर रिकंसाइल करते, रिकंसाइल मतलब जो डिफरेंसेस है उसे फाइंड आउट करके रेक्टिफाई करना, ठीक है। दैट इज रिकंसिलिएशन। क्यों डिफरेंस आ रहा है? अगर बैंक में जो पासबुक है वहां पर मेरा जो अकाउंट है उसका डेटा रहता है, ठीक है। मेरे हम जो अकाउंट होल्डर है बैंक में, तो वहां पर मेरा डेटा रहता है। जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो बैंक में उसी तरह से नोटिस होता है, ठीक है। अगर हम उसको अगर मान लो पैसा विथड्रॉल करते हैं तो वो भी लिखा जाता है। और कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक का कितना सारा कॉलम होता है? कैश बुक का ये देखो, वैसे तो 3 कॉलम कैश बुक होता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन कैश बुक का मेन 2 कॉलम माना जाता है ना, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। जब भी हम लोग बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग अपने कैश बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं। कौन से कॉलम में? ऑब्वियसली बैंक कॉलम में। अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो क्या एंट्री होगा बताओ? बैंक में पैसा डिपॉजिट करने से क्या एंट्री होता है? बैंक टू कैश। बैंक टू कैश। तो ये बैंक कॉलम में होगा ना, बैंक टू कैश। तो हम लोग यहाँ पर अपने जो मतलब अपना जो खुद का अकाउंट मेंटेन होता है वहां पर भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए अगर मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, पहले मैंने उसको रिकॉर्ड अपने अकाउंट्स में किया, ठीक है। मतलब अपने बिजनेस में जो अकाउंट्स मेंटेन होता है वहां पर किया। कहाँ किया? कैश बुक के बैंक कॉलम में। और पासबुक में भी ऑब्वियसली 10,000 ही रिकॉर्डेड होना चाहिए। तो दोनों में मिसमैच तो होना नहीं चाहिए, फिर भी मिसमैच हो जाता है बहुत सारे रीजन से। दैट्स व्हाई हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है? कॉस्ट बुक, ठीक है। बार बार मेरे से कैश बुक हो जाता है बोलते बोलते, देखो। तो कैश बुक नहीं, ठीक है। अगर हम गलती से बोल भी दे तो तुम लोग कॉस्ट बुक ही सोचना, ठीक है। तो जैसे देखो, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटेंट होते हैं। मतलब एक जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में बता रहा है, एक जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये अगर दोनों सेपरेटली मेंटेन होता है तो ये इट इज वेरी सर्टेन दैट प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट मे नॉट एग्री विद प्रॉफिट शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट। ये सब मैंने लास्ट दिन लिखवाया था, ठीक है। जिन लोग के पास ये वाला नहीं है, मतलब ये डेटा नहीं है, हम शेयर कर देंगे। जस्ट लिखना है तुम लोग को, अभी हम बता भी देते थोड़ा सा एक बार। तो कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक अगर सेपरेटली मेंटेन होगा तो इसमें हो सकता है कि जो प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटेंट बता रहा है और जो प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटेंट बता रहा है वो दोनों डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब वो दोनों अलग अलग हो। तो तब हमें रिकंसिलिएशन करने का जरूरत होगा। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी दैट प्रॉफिट शोन बाय 2 सेट ऑफ बुक्स आर टू बी रिकंसाइल्ड, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो हमारा कैश बुक और पासबुक में क्यों होता था रिकंसिलिएशन, क्यों करना पड़ता था? जैसे अगर मैंने किसी को चेक इशू कर दिया, मान लो मैंने क्रेडिटर को चेक दे दिया, तो मैंने क्या एंट्री किया होगा? क्रेडिटर टू बैंक, ठीक है। तो मेरा अकाउंटेंट जो मेरा बिजनेस का अकाउंट मतलब मेंटेन करता है, या फिर अगर कोई बिजनेसमैन खुद मेंटेन कर रहा है, तभी वो कैश बुक में बैंक कॉलम में क्या लिखेगा? बाय क्रेडिटर बोल के बैंक कॉलम में लिखेगा। लेकिन क्रेडिटर अगर उस चेक को बैंक में डिपॉजिट जब तक नहीं करेगा, बैंक से तो पैसा डिडक्ट नहीं होगा। जिस दिन वो चेक डिपॉजिट करेगा उसके बाद ही वो पैसा क्या होगा? डिडक्ट होगा। जब तक नहीं करेगा तब तक तो डिडक्ट नहीं होगा। इस बीच में अगर हम लोग बैंक का बैलेंस और अपना पासबुक का और कैश बुक का बैलेंस मिलाना चाहेंगे, मतलब दोनों को टैली करवाना चाहेंगे, तो टैली नहीं होगा। मान लो 1 महीना बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? रिकंसाइल करना चाहते हैं। मतलब 1 महीने बाद मैंने बोला कि मेरे पासबुक में कितना बैलेंस है, कैश बुक में कितना बैलेंस है। कैश बुक के बैंक कॉलम में वो मुझे चेक करना है, तो मुझे दिखेगा कैश बुक में कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैंने क्रेडिटर को पेमेंट का एंट्री किया था। बट वो क्रेडिटर जो है वो 1 मंथ तक चेक लेके घर पे ही था, उन्होंने उसको बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। अगर वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उस केस में उनका क्या होगा? हमारा जो पासबुक है वो तो कम नहीं दिखेगा, है ना। गुड इवनिंग ऋषभ। गुड इवनिंग ऋषभ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, तो बोलो क्या चेंजेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि अगर क्रेडिटर बैंक तक पहुंचा ही नहीं है तो मेरे पासबुक से तो मतलब मेरे बैंक अकाउंट से पैसा तो कटा ही नहीं। तो पैसा नहीं कटेगा तो मेरा पासबुक ज्यादा दिख रहा होगा कंपैरिजन टू कैश बुक। बोलो ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया?
तो वही चीज देखो यहाँ पर भी हमें देखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि रिकंसिलिएशन क्या होता है, तो यहाँ भी हमें दो बुक्स को मैचअप करना है। एडवांटेजेस क्या है देखो, अगर हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारा एडवांटेज ये है कि हमारा जो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा एडिशन कुछ गलत हुआ, मतलब हम लोगों ने प्लस माइनस जो भी हमारा एरिथमेटिकल जो भी फंक्शन होता है दैट इज प्लस माइनस, उसमें कुछ गलती हुआ हो, शायद अगर गलती हुआ इसीलिए टोटल में चेंजेस दिख रहा है, वो हमें एक पता चल जाता है अगर हम लोग रिकंसाइल करते हैं। दूसरा ये क्या होता है, ये हमें इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिफरेंसेस इन प्रॉफिट्स इन टू सेट ऑफ बुक्स, ये हमें ये भी रीजन भी बता देता है कि क्यों दोनों में डिफरेंसेस दिख रहा है, पता चल जाता है। जैसे अभी मैंने देखो कैश बुक और पासबुक वाला जो बोला, जो तुम लोगों ने 11 में सभी ने किया होगा, तो वहां पर क्यों डिफरेंसेस हो रहा है, टाइमिंग गैप, ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर को मैंने चेक मतलब इशू कर दिया, ठीक है, चेक ड्रॉ करके को दे दिया, बट वो जो है वो घर पे ही चेक को लेके बैठे हैं, वो अभी तक गए नहीं है बैंक तक, तो ये टाइमिंग इशू हो गया। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा डिफरेंसेस दिख रहा है। तो इसी तरह से डिफरेंसेस क्यों दिख रहा है, अगर हम लोग रिकंसाइल करने जाएंगे तो ही हमें पता चलेगा। इट प्रोमोट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो इससे क्या होता है, दोनों डिपार्टमेंट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनता है। तो इससे क्या होता है, बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही खराब हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रिकंसाइल होगा तो दोनों डिपार्टमेंट को आपस में बातचीत करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट रीजन क्यों डिफरेंसेस होता है, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे हैं या फिर कुछ ऐसे इनकम है जो प्योरली फाइनेंस का होता है या फिर प्योरली सिर्फ मतलब फाइनेंशियल इन नेचर होता है, ठीक है, चाहे वो कुछ एक्सपेंसेस हो पर्टिकुलर, चाहे कुछ इनकम हो, और वो कॉस्ट बुक में कभी नहीं जाता है, इस वजह से डिफरेंसेस दिखता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पर बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे देखो अगर लॉस हो रहा है, सेल ऑफ एसेट करके अगर लॉस हो रहा है तो वो हमारा कभी भी कॉस्ट बुक में नहीं जाता है। एक्चुअली कॉस्ट बुक में क्या क्या जाएगा, कॉस्ट शीट में जो भी जाता है, कॉस्ट शीट में क्या क्या जाता है एक बार याद दिला देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, कॉस्ट शीट तुम लोगों ने सभी ने किया होगा तो इसीलिए हम बोल रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ जाता है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, ठीक है, उसके बाद आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने से लेके स्टार्ट करके उसका प्रिपरेशन कंप्लीट होने तक का जो भी खर्चा है वो कॉस्ट में आता है, उसके बाद का खर्चा कॉस्ट रिलेटेड नहीं होता है। जैसे बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसके ऊपर डिपेंड करके टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन हमारा वो कॉस्ट के अंदर मतलब कॉस्ट रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे इनकम टैक्स पे, ये देखो इनकम टैक्स का खर्चा, ये सिर्फ हमारा जो मतलब फाइनेंशियल अकाउंट है उसी में आता है, कॉस्ट में नहीं आता, क्योंकि कॉस्ट में क्या आएगा, बस तुम लोग को इतना याद रखने से तुम लोग समझ जाओगे, कॉस्ट में सिर्फ वही खर्चा आएगा जो हमारा कॉस्ट शीट में लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाहर कोई भी खर्चा या इनकम नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो डिविडेंड मिला, अगर कंपनी ने किसी और कंपनी का शेयर होल्ड कर रखा था तो उनको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड का इनकम कभी कॉस्ट शीट में थोड़े ना लिखते हैं, कॉस्ट शीट में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने का खर्चा, तो उससे डिविडेंड का क्या लेना देना। तो अगर डिविडेंड जैसा कोई इनकम है तो वो नहीं आएगा। ये देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर डिविडेंड रिसीव्ड, इस तरह का कोई इनकम अगर है तो वो हमारा फाइनेंशियल इनकम होता है, कॉस्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो कुछ प्योरली नेचर का होता है इनकम एक्सपेंस जो सिर्फ फाइनेंस में आता है, कॉस्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो उस वजह से भी हमारा डिफरेंसेस दिखता है। तो मैंने ये लिखवाया जरूर था, लेकिन ये भी बोला था कि इसको याद मत करो, खुद को समझना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग इसको रट ले, हम लोग समझ के करेंगे। तो ये एग्जांपल्स बाद में तुम लोग अपने जरूरत के हिसाब से पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स लिखाए थे, जैसे डेप्रिसिएशन के वजह से डिफरेंसेस दिखता है, वैसे डेप्रिसिएशन दोनों बुक्स में ही चार्ज होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने बोला कि इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये सिर्फ फाइनेंस में होता है, लेकिन ऐसा खर्चा भी है जो दोनों बुक्स में चार्ज होता है फिर भी डिफरेंसेस क्रिएट करता है, लाइक डेप्रिसिएशन कॉस्ट वालों ने कुछ और मेथड से चार्ज कर दिया, फाइनेंस वालों ने कुछ और मेथड से चार्ज कर दिया, उस वजह से डिफरेंसेस दिख सकता है। तो ये हो सकता है। और एक चीज भी होता है, कॉस्ट में जो भी लिखा जाता है ना, मतलब कॉस्ट शीट में वो एस्टिमेटेड बेसिस पे लिखा जाता है, जबकि फाइनेंस वाले हर एक चीज एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो उस वजह से भी सेम खर्चे में डिफरेंसेस हमें दिख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग रीजन से डिफरेंस दिख सकता है। और उसके बाद मैंने एक तुम लोग को क्वेश्चन करवाया था, कैसे हमें सॉल्व करना है वो भी बताया था। तो आज
इसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एक बार हम फिर से बता देंगे कि कैसे करके हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, जैसे हम लोग बीआरएस करते थे उसी तरह का है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। ये रहा, ये देखो क्या दिया हुआ है। द नेट प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी appeared at 64,500। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका मतलब वो खुद से अपना प्रोडक्ट बना के बेचती है, इसका प्रॉफिट है 64,500 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब कौन सा होता है, जो तुम लोग अभी तक क्लास 11 में जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट, ठीक है, तो वही वाला, वो जो तुम लोग बनाते थे पीएल में जो भी लिखते थे वही, उसी के हिसाब से, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के हिसाब से। तुम लोग कभी कॉस्टिंग वाला नहीं करते थे। हाँ होता था, क्वेश्चन होता था, जैसे कभी कभी बोला जाता था कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का फाइनेंशियल अकाउंट बनाओ, तो उस केस में तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे। अगर किसी ने किया है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएल होता है, क्योंकि बेचना तो उनको भी है। मैन्युफैक्चरर में एक ही चीज एक्स्ट्रा आएगा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि दो ही चीज हो सकता है, या तो मैन्युफैक्चर करके सेल करो या तो ट्रेड के थ्रू से सेल करो। ट्रेड के थ्रू से सेल मतलब किसी से फिनिश गुड्स खरीद के उस पे प्रॉफिट लगा के बेचना, दैट इज ट्रेडिंग करना। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब खुद से उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके अपने फैक्ट्री में फिर उसको बेचना। तो ट्रेडिंग तो उनको भी बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ये सबको बनाना है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उनको ये एक एडिशनल बनाना है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मतलब ये वाला पीएल जो हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। नॉर्मली कॉस्टिंग पीएल तो 11-12 लेवल में रहता भी नहीं, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर क्या बोला है कि प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट 64,500, किसके हिसाब से, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से। और यहाँ पर बोला है द कॉस्ट बुक हाउएवर शोड ए नेट प्रॉफिट, कॉस्ट बुक का नेट प्रॉफिट है 86,460। तो देखो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। फाइनेंस वाले बोल रहे हैं कि प्रॉफिट आया है 64,500, जब उन्होंने अपना पीएल क्लोज किया तो उनका नेट प्रॉफिट आया ये वाला 64,500। बट जिन्होंने कॉस्टिंग बनाया है, कॉस्ट का जो कॉस्ट शीट बनाया है, उनके हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है 86,460 फॉर द सेम पीरियड, एक ही पीरियड के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर क्यों डिफरेंसेस आ रहा है। तो वही बोल रहा है, देखो ए केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द फिगर्स फ्रॉम बोथ द सेट ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो कुछ फैक्ट्स हमें पता चला जिस वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स, अच्छा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स, डेप्रिसिएशन रिकॉर्डिंग कॉस्ट, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड over recovered, loss due to obsolescence charge in financial accounts, interest on investment not included in cost account, share adjustment credit in financial book, loss due to depreciation in stock value, ठीक है। तो अब बोल रहा है प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि कैसे हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो देखो इसका जो रूल्स है, मतलब एक शॉर्टकट है जिसके थ्रू से हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो कैसे होगा देखो, अच्छा पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 13, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट मैंने दो अमाउंट कॉलम लिया है। अच्छा अब हमें क्या करना है, जैसे हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं जस्ट वैसे ही हमें करना है। हम लोग को कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है, क्योंकि हमें दोनों के तरफ से प्रॉफिट का डेटा प्रोवाइड किया गया है, कॉस्ट की तरफ से भी फाइनेंस की तरफ से, तो हम लोग कोई भी एक डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में यही वाला लिखा है फाइनेंस, तो हम वही वाला लिखते हैं कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक से 64,500, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एज पर
फाइनेंशियल अकाउंट्स। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स ये है 64,500, लेकिन कुछ तो ऐसा सिचुएशन है जिस वजह से कॉस्ट अकाउंटेंट वाले बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से प्रॉफिट तो 86,460 है, और डिफरेंसेस कहाँ कहाँ अराइज हो सकता है ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया। जैसे कि इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स, तो मैंने जैसे अभी तुम लोग को बोला कि इनकम टैक्स कब कैलकुलेट होता है, बोलो इनकम टैक्स कब कैलकुलेट होता है? जब हम लोग सेल कर लिए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बेच दी, बेचने के बाद अगर प्रॉफिट होगा तभी टैक्स देना है ना, लॉस होगा तो नहीं देना। तो टैक्स जो हो रहा है वो आफ्टर सेल है, ठीक है। और कॉस्ट शीट में क्या क्या आता है? बिफोर सेल। आफ्टर सेल जो आएगा वो हमारा फाइनेंस का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये सेल करके प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा उसी के ऊपर डिपेंड करे हमें इनकम टैक्स देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इनकम टैक्स जो है वो कॉस्ट शीट में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट में सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्टिंग लिखा जाता है, तो ये कॉस्ट शीट में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इनकम फाइनेंस बुक में आता है। ये हमें पता चला। अब इसको कैसे हम लोग सही करें, तो इसके लिए देखो जो शॉर्टकट हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट लिख देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, हमें क्या करना है, तुम लोग बस इतना याद रखो, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंट है तो अब हमें वर्किंग नोट में लिखना है कॉस्ट बुक या फिर कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, जैसा ठीक लगे, कॉस्ट बुक या फिर कॉस्ट अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या इंपैक्ट होगा वो देखना है हर एक ट्रांजैक्शन का। मतलब ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसको यूज करके हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, ये देखो, और लॉजिकल भी है, वो भी समझा देंगे, सिर्फ ट्रिक नहीं है। अगर फाइनेंस में हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट रख रहे हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट हमें ढूंढना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, इनकम टैक्स अगर प्रोवाइड हुआ है तो उसमें कॉस्ट बुक का क्या इफेक्ट होगा? इनकम टैक्स 20,000 प्रोवाइड हुआ है तो वो तो कॉस्ट बुक में लिखा नहीं जाता है, तो कॉस्ट बुक के प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट होगा? कॉस्ट बुक का प्रॉफिट 20,000 हमारा खर्चा वहां नहीं आया है, तो फिर ये क्या होगा? मतलब या तो ऐड होना चाहिए रेक्टिफाई करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए। हाँ बोलो। इफ है तो ऐड होगा, ऐड होगा, ठीक है। ऐड क्यों होगा? बिकॉज ये खर्चा हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज ही नहीं किया है, तो हमारा जो भी कॉस्ट बुक में प्रॉफिट दिख रहा है वो 20,000 से क्या दिख रहा है? ज्यादा ही दिख रहा है। हमारा प्रॉफिट जितना दिख रहा है वो 20,000 से तो ज्यादा ही दिखेगा ना। क्यों ज्यादा नहीं दिखेगा? ज्यादा तो दिखेगा ही, क्योंकि 20,000 जो है ये हमारा चार्ज हुआ ही नहीं है एज ए एक्सपेंस। अगर हम लोग जब कॉस्टिंग पीएल बना रहे थे, एक बार सोचो, जब हम लोग कॉस्टिंग पीएल बना रहे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने टू इनकम टैक्स लिखा ही नहीं, टू इनकम टैक्स 20,000 लिखा ही नहीं। इसका मतलब जो टू नेट प्रॉफिट हमारा आया हुआ है, जो कि इन्होंने बता रखा है, ये देखो कितना आया हुआ है, दैट इज 86,460। 86,460 में ये तो चार्ज हुआ ही नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स तो कॉस्टिंग पीएल में आता ही नहीं है। इसका मतलब हमारा जितना भी प्रॉफिट है वो 20,000 से क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? ऐड होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे कि कैसे करके हो रहा है। एक एक इम्पैक्ट देखो। अच्छा, अब यहाँ पर इस ट्रीटमेंट को हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? एक तो हम लोग ऐड के लिए जगह बना लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा गैप में लेस के लिए। तो पहले ऐड के लिए लिख लेते हैं। ऐड होगा ना, तो इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली। इनकम टैक्स फाइनेंशियल, अब लिखना कैसे है? यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, इसी को लिख सकते हैं, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली, क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में प्रोवाइड होता है, दूसरी जगह नहीं प्रोवाइड होता है। उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि प्रॉफिट हमारा 20,000 से ज्यादा दिख रहा है। किस पे इम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं हम लोग? कॉस्ट बुक के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल और हमें पहुंचना है कॉस्ट में, तो इसीलिए हमें कॉस्ट में इम्पैक्ट ढूंढना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक बता ही दिया है। वैसे भी बैंक का इंटरेस्ट फाइनेंशियल बुक में ही क्रेडिट होता है, अगर नहीं भी बताता तो भी हमें यही लिखना, मतलब यही असम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, इसके साथ हमारे प्रोडक्शन के कॉस्ट का तो कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन करने का कॉस्ट मतलब तो उस गुड्स को प्रिपेयर करने का खर्चा, उसके साथ बैंक इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, इसका मतलब इंटरेस्ट मिला है कितना? 250। तो ये कॉस्ट बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो फिर कॉस्ट बुक में क्या इफेक्ट दिख रहा है 250 का? सोचो। 250 से कम है,
250 से कम दिख दिखा रहा दिया है, है। 250 कम दिख रहा है क्योंकि जो हमारा फाइनेंस बुक्स है वहां पर 250 क्रेडिट हुआ है, लेकिन कॉस्ट में तो नहीं हुआ है। इसका मतलब 250 जितना भी मेरा प्रॉफिट है वो 250 से कम दिखेगा। ठीक है, 250 से कम दिखेगा। अच्छा, अब यहाँ पर लेस वाला पॉइंट लिखते हैं, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक। ठीक है, फाइनेंशियल बुक 250, यानी यहां पर लिख देते 250, ये माइनस में हो रहा है। वैसे मैंने इधर लेस लिखा है, चाहो तो माइनस नहीं भी लिख सकते, लेस तो लिखा ही है मैंने। अच्छा, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, ये सोचो क्या होना चाहिए। वर्क ओवरहेड जो है वो 1550 कम है, कहां पर है वो नहीं बोला है। ठीक है, कहां पर कम है वो नहीं बोला है, लेकिन इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो अपना इम्पैक्ट हमेशा कॉस्ट बुक में ही देखना है। तो वर्क्स ओवरहेड वन टाइप ऑफ क्या है, एक्सपेंस है। ओवरहेड मतलब ही तो एक्सपेंस। वर्क्स ओवरहेड मतलब क्या, ऑफिस फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा। फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा हम लोगों ने 1550 कम दिखाए हैं, अंडर रिकवर्ड मतलब कम दिखाए हैं। अगर 1550 खर्चा कम दिखाया गया है तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट 1550 से ज्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा? ज्यादा दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, क्योंकि मैंने खर्चा कम दिखाया है। मैंने अगर खर्चा कम दिखाया तो मेरा प्रॉफिट तो खुद ब खुद बढ़ेगा ही ना। देखो 1550 वर्क्स ओवरहेड मैंने कम दिखाया है, खर्चा कम दिखाया है, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, 1550 से ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर ऐड करके लिख के दिखाएंगे, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 1550। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, दोनों जगह पे दे दिया है कि कॉस्ट में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, मतलब कॉस्ट बुक वालों ने कितना चार्ज किया और फाइनेंस वालों ने कितना चार्ज किया। तो रिकंसिलिएशन किस चीज का होता है, ये दोनों में जो डिफरेंस है, तो पहले इन दोनों का हेलो मैम। दीदी हेलो, आवाज आ रहा है क्या मैम का? मैम का नेटवर्क चला गया आई थिंक। अरे केष्टपुर में करंट चला गया इसी वजह से। आवाज आ रहा है सबको? यस मैम। अच्छा ठीक है, करंट चला गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, स्क्रीन चला गया। अच्छा, तो 1550 यहाँ तक हम लोगों ने किया। अच्छा, हम यहाँ पर जो बता रहे थे दैट इज डेप्रिसिएशन वाला। ये देखो, डेप्रिसिएशन जो है रिकवर्ड कॉस्ट और फाइनेंस में डिफरेंस कितने का आया? 400 ज्यादा चार्ज कर दिया कॉस्ट वाला। हाँ,
हाँ तो हाँ कॉस्ट वालों ने 400 ज्यादा चार्ज कर दिया। देखो इन्होंने 5,600 किया, इन्होंने 6,000, मतलब 5,600 तो दोनों ने किया। एक्स्ट्रा अगर किसी ने कर दिया वो अमाउंट है 400 और किसने किया है, कॉस्ट वालों ने। हमें तो कॉस्ट का ही प्रॉफिट का इम्पैक्ट देखना है। तो बताओ अगर कॉस्ट वाला अपना खर्चा, कोई भी खर्चा हो जैसे डिप्रिशिएशन है, वो अगर ज्यादा दिखा रहा है, कितने भी अमाउंट से दिखाए क्यों ना, उसका प्रॉफिट में इम्पैक्ट क्या आना चाहिए बोलो, कितने भी अमाउंट से दिखाए। प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, कम दिखाएगा कि इसको उतने ही घटाना अमाउंट पड़ेगा से 400 माइनस लेस। 400। हाँ तो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ओवर, इसको क्या बोलेंगे, ओवर रिकवरी, क्योंकि ज्यादा दिखा दिया है तो ओवर रिकवरी, या फिर ओवर चार्ज भी बोल सकते हो। अगर रिकवरी जो लैंग्वेज तुम लोग को याद आता है तुम लोग उस हिसाब से लिख सकते हो। ओवर रिकवरी ऑफ डेप्रिशिएशन ये 400, कैसे 400 आया, दोनों जो अमाउंट था उसका डिफरेंस, दोनों अमाउंट था 5,600 और 6,000, 5,600। अच्छा अब उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो ज्यादा चार्ज कर दिया है 850। अगर किसी, ये भी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, ठीक है। अगर हम लोगों ने एक्सपेंस 850 ज्यादा दिखाया है तो हमारा प्रॉफिट 850 से क्या हो जाएगा बोलो, अगर हम लोगों ने ओवर रिकवर्ड किया है, ज्यादा दिख रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा बोलो। ज्यादा दिखा, हाँ प्रॉफिट कम हुआ तो इसको लेस करना पड़ेगा। हाँ तो कम करना पड़ेगा ना प्रॉफिट। ये देखो अगर मैंने खर्चा ज्यादा दिखाया है तो वहां पर प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम दिख रहा है, तो कम करेंगे माइनस 850। तो यहां पर लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। अच्छा उसमें अमाउंट तो हमें डायरेक्टली बता दिया था 850, तो 850 लिख दिए। अच्छा नेक्स्ट देखो, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारा जो मशीन है वो टेक्नोलॉजिकली इतना पुराना हो गया, अभी किसी काम का नहीं, उसको हम लोग ये लॉस हो गया। ठीक है, वो मशीन अभी अच्छा खासा था लेकिन उसका यूज करके हमारा बेसिकली कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसे हम लोग मतलब एक कर दे रहा है, मतलब जिसको बोलते हैं डिस्कर्ड कर दे रहा है, तो इसको बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल अपडेशन की वजह से अगर हमारा कोई लॉस होता है तो उसको बोला जाता है लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, जो कि सिर्फ फाइनेंस अकाउंट में चार्ज किया गया है। तो फाइनेंस में अगर 2,800 का लॉस चार्ज किया गया है, सिर्फ फाइनेंस में ओनली बताया है, और ऐसा खर्चा फाइनेंस से ही रिलेटेड होता है, कॉस्ट से नहीं होता है। तो इसमें कॉस्ट के कॉस्ट का प्रॉफिट का, पीएल बढ़ा दिया। हाँ तो इसका मतलब कॉस्ट भी, ये लॉस हम लोगों ने दिखाया ही नहीं, तो 2,800 से प्रॉफिट हमारा ज्यादा दिख रहा होगा, 2,800 से प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड करके, यहाँ पर लिखेंगे लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस रिकॉर्ड इन फाइनेंस बुक 2800 2800। अच्छा उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट मिला है, इन्वेस्ट किया था कहीं पर, इन्वेस्ट हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट मिले, तो इंटरेस्ट मिला है जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट में इंक्लूड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, वो कॉस्ट अकाउंटेंट लोग इंक्लूड भी नहीं करते, क्योंकि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ये सब फाइनेंस वाले देखते हैं, कॉस्ट वालों का काम है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का खर्चा उसको बताना। ठीक है, तो ये जो बताया गया है कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो मिला है 4,000 का, तो 4,000 का इंटरेस्ट तो कॉस्ट अकाउंटेंट वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ये तो इनकम है, तो 4,000 से इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आया, कम दिख रहा होगा, इनकम है लेकिन हम लोगों ने इनकम दिखाया नहीं, तो ये हमारा प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो हम लोग लेस करके लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक 4,000। और स्टोर्स एडजस्टमेंट अब बता भी दिया है, ये क्रेडिट है कि डेबिट, क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल बुक्स में स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है।
गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, यहाँ पर मोबाइल की वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा, करंट आ गया है। एक मिनट, इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, अभी तक वाईफाई ऑन नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर बाद करते हैं। स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक 240 बोल रहा है, तो स्टोर्स एडजस्टमेंट था, मतलब स्टोर्स यानी जहां पर रॉ मटेरियल वगैरह रहता है, तो स्टोर्स का कुछ अमाउंट बचा हुआ है 240 जो कि फाइनेंस बुक में क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट मतलब क्या होगा, या तो इनकम या तो गेन, क्योंकि ऑल क्रेडिट आइटम या तो इनकम होता है या तो गेन होता है, लेकिन इनकम या गेन जो भी है वो फाइनेंस बुक में है, तो कॉस्ट बुक में नहीं है, तो फिर क्या इंपैक्ट होगा, कॉस्ट बुक में के प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट होगा ये बताओ। कम दिख रहा होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, करेक्ट, हाँ प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं -240 स्टोर एडजस्टमेंट। स्टोर्स एडजस्टमेंट स्टोर एडजस्टमेंट 240 और कुछ था देख लेते हैं। हाँ, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू, ठीक है, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू। अच्छा स्टॉक वैल्यू, अच्छा स्टॉक में डेप्रिशिएट किया गया है, स्टॉक को, स्टॉक जितना था उसका उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, उस वजह से लॉस हुआ है 3350 का। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर लॉस हुआ है तो कॉस्ट बुक में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और ये कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है वो तो कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है वो नहीं बोला है, लेकिन अगर किसी भी तरह का लॉस होता है, स्टॉक का जो भी वैल्यू था उसका वैल्यू हम लोगों ने कम कर दिया है डेप्रिसिएशन चार्ज करके, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखाना चाहिए, इसका इम्पैक्ट कॉस्ट वाले दिखाएंगे या फाइनेंस वाले, सोच के देखो, ये क्लियरली नहीं पता है कहाँ पर चार्ज होगा। लॉस हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है स्टॉक का वैल्यू, इसीलिए लॉस हुआ है, कितना डेप्रिशिएट हुआ है 3350। तो एक बात बताओ, ये कौन रिकॉर्ड करेगा, किसी भी तरह का लॉस इन फिक्स्ड एसेट या करेंट एसेट, ये कौन रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट वाले या फाइनेंस वाले, सोचो। फाइनेंस वाले। फाइनेंस वाले, क्या इससे कभी भी कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट का कॉस्टिंग का कोई लेना देना है, नहीं है, ये क्या प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज करेंगे, क्या ये लॉस जो हुआ है स्टॉक का वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया, क्या ये कस्टमर से चार्ज करेंगे, नहीं, अगर कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में कैसे ऐड करें, कर ही नहीं सकते है ना, तो ये तो एक अलग बात हो गया, तो ये फाइनेंस वाले रिकॉर्ड करते, तो फाइनेंस वाले ने लॉस दिखाया है 3350 का, तो इसका मतलब कॉस्ट वाले का इम्पैक्ट क्या होगा, 3350 से उनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, क्योंकि ये उनका आइटम नहीं था, उन्होंने चार्ज नहीं किया, तो 3350 से उनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा बताओ, ज्यादा दिख रहा होगा। ज्यादा दिख रहा होगा, तो इसको ऐड करेंगे, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया, धीरे धीरे और भी करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे, इसका टोटल करो 20 1550 2800 और 3350 कितना होता है, तुम लोग थोड़ा ऐड करके बताओ, हम इसको तब तक वाईफाई में कनेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा स्लो चल रहा है, सुबह से फोन से चल रहा है तो
हेलो, ठीक है, आवाज आवाज आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ मैम। ठीक है, वो बहुत स्लो चल रहा था इसलिए इसमें ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बताओ कितना एडिशन कितना है, इसलिए मैंने तुम लोग को यहाँ पर बोला एडिशन करके रखो। तब तक कितना? 27,700 ऐड वाला अच्छा 27,700, और यहाँ पर ये लेस दोनों वाला, को ऐड ये दोनों का ऐड, अच्छा ये दोनों का भी ऐड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 00 92,200 200। अच्छा ये कितना आ रहा है? ये नेगेटिव में आएगा, जो भी आएगा। 5,740। अच्छा इसके साथ इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब माइनस में है, तो ये भी माइनस में आया होगा, तो माइनस करके देख। 86,460 वही था क्वेश्चन में, देख सकते हैं वही था, ये देखो 86,460। ये देखो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक या फिर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। इस तरह से होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इम्पैक्ट किस पे हो रहा है। बाकी ये प्रोसेस लेके अगर चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 14। यहाँ पर हाँ पाठिए तो द नेट प्रॉफिट शोन बाय, एक को नहीं पाठाओ ना मैम परे पाठिए दो, हाँ परे पाठिए दो। अच्छा ये देखो, द नेट प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी अमाउंटेड टू 18,550। तो नेट प्रॉफिट दिख रहा है फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से इतना प्रॉफिट है, जबकि प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय कंपनीज कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड इतना। ऑन रिकंसाइल द फिगर द फॉलोइंग डिफरेंसेस वेयर नोटेड। ये डिफरेंसेस दिख रहा है, सेम ही दिया हुआ है क्वेश्चन, दोनों तरह का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। अच्छा अब डिफरेंसेस क्या क्या है? डिफरेंसेस कुछ ये दिया हुआ है, डायरेक्टर्स फीस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, तो वो तो चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फीस, जो डायरेक्टर फीस है जो कॉस्ट अकाउंट में चार्ज हुआ नहीं है, कितना? 650, ठीक है। ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज 570। तो प्रोविजन कौन क्रिएट करता है? ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटेंट थोड़ी ना क्रिएट करते हैं, ये तो हम लोग जब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जो तुम लोग 11-12 में किया था, पीएल जो है, पीएल में 2 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लिखते थे, तो ये फाइनेंस का आइटम है, क्योंकि ये सब आफ्टर सेल है। बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो ये अलग पॉइंट होता है, इसके साथ कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिट हुआ है। इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड दिया हुआ है। ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स वेर एस्टिमेटेड एट 8,500। The charge shown by the financial books 8320। अच्छा ओवरहेड का चार्जेस दोनों ने अलग अलग किया है। वर्क वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन ए न्यू फैक्ट्री एंड एक्सपेंडिचर 16,000 was incurred। Depreciation of 5% was provided in the financial accounts। Prepare a statement reconciling the figures shown by the cost and financial account। बस ये करना है हमें, वही रिकंसाइल करना है। तो कोई भी एक पॉइंट हम लोग अपना स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं। तो देखते हैं स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है उसी को ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट 18,550। तो यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अच्छा यहाँ पर 1 रुपीस का कॉलम, 1 रुपीस का कॉलम, मतलब वही अमाउंट वाला कॉलम। तो यहाँ पर लिख देते 18,550 रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये तुम लोग पूरा लिख लेना। यहाँ पर ऐड अगर कोई आइटम ऐड होगा, और यहाँ पर लेस अगर कोई आइटम लेस होगा। अगर हम लोग फाइनेंस लिख रहे हैं तो हमारा जो इम्पैक्ट है वो हमें कॉस्ट के हिसाब से देखना चाहिए। अगर हम लोग फाइनेंस लिखे हैं तो हमारा जो इम्पैक्ट है वो कॉस्ट के हिसाब से यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस था।
तो पहला बोला गया था डायरेक्टर फीस के बारे में। देखो डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, तो डायरेक्टर फीस तो एक एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस ऐसा है जो कि कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ है, तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ये खर्चा नहीं दिखाने की वजह से इतने खर्चे, ये जो खर्चा है 650 से क्या दिख रहा होगा, ज्यादा या कम? जो भी प्रॉफिट है वो 650 से ज्यादा दिख रहा होगा या कम दिख रहा होगा? दोनों को ही मान लो 650 एक्सपेंस दिखाना था, बट ज्यादा दिख रहा होगा। एक ने दिखाया, दूसरे ने नहीं दिखाया। जिसने नहीं दिखाया उसका प्रॉफिट उतने अमाउंट से ज्यादा दिख रहा होगा, तो डायरेक्टर फीस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ऐड डायरेक्टर फीस, यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज्ड इन कॉस्ट 650, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोविजन किया गया है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। एक चीज सोचो, प्रोविजन कौन करता है? फाइनेंस वाला। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, जितने भी डेटर है, डेटर कब बनते हैं? वो तो आफ्टर सेल के बाद डेटर होते हैं ना। अगर हम लोग कैश सेल करेंगे डेटर नहीं होता है, अगर क्रेडिट सेल करते हैं डेटर बनता है। अब उन डेटर पे अगर हमें डाउट है कि कोई पैसा देगा कोई नहीं देगा, और कितना % ऐसा डेटर है जिन पे हमें डाउट है, वो तो हम लोग अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि हाँ पिछले साल ऐसा हुआ था, तो इतना हमारा 2% 3% हमें प्रोविजन करके रखना चाहिए। हो सकता है कि इतने डेटा डाउटफुल हो जाए, इस वजह से ही तो प्रोविजन किया जाता है, फ्यूचर का लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। मतलब फ्यूचर का जो लॉस है, एक्चुअली ये लॉस हो जाता है, लॉस को ध्यान में रखते हुए। तो 570 का प्रोविजन करना है, तो ये आफ्टर सेल आइटम है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट वाला नहीं करेगा, ठीक है। ये कौन करेगा? फाइनेंस वाला करेगा। तो फाइनेंस वाले ने 570 का प्रोविजन क्रिएट किया। प्रोविजन हम लोग को पता है प्रॉफिट से क्रिएट होता है, तभी तो तुम लोग फाइनल अकाउंट में लिखते थे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कहाँ लिखते थे? पीएल में, पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो पीएल में क्या हुआ, पीएल के अगेंस्ट में चार्ज हुआ, तो प्रॉफिट कम हो गया। तो 570 उन्होंने चार्ज किया फाइनेंस वाले ने, ये हम लोग कॉमन सेंस ही बता सकते हैं। कॉस्ट वालों ने नहीं किया, तो कॉस्ट वालों का प्रॉफिट 570 से क्या दिख रहा होगा, ज्यादा या ज्यादा दिख रहा होगा? ऐड करना पड़ेगा। हाँ ज्यादा करना होगा। ज्यादा दिखेगा ना, क्योंकि वो तो खर्चा था। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक 570 से ऐड कर दिया। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। बोलो, बैंक इंटरेस्ट जब मिलता है, क्रेडिट मतलब मिला है। देखो बैंक का इंटरेस्ट हम लोग पे भी कर सकते हैं, हमें मिल भी सकता है अगर हम लोगों ने कोई एफडी वगैरह कर रखा है। अब ये डेबिट है कि क्रेडिट, वो तो ये ब्रैकेट में जब तक नहीं देगा हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि इंटरेस्ट मिला या इंटरेस्ट पे किया? बता दिया है इंटरेस्ट मिला है। अब ये कौन रिकॉर्ड करता है? तुम लोग बस इतना सोचो, क्या पीएल में लिखते हैं हम लोग बाय इंटरेस्ट? अगर लिखते हैं तो ये फाइनेंस वाले का ही काम है। वैसे भी इसके साथ कॉस्ट का तो कोई लेना देना है नहीं, इसके साथ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का क्या लेना देना है? बैंक में एफडी वगैरह था, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसके साथ तो हमारा वो ना तो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ना फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, तो ये तो कॉस्ट बुक में चार्ज होता ही नहीं है। तो फाइनेंस वालों ने चार्ज किया होगा अपने बुक में, तो किधर रिकॉर्ड किया होगा? एज ए इनकम। तो फाइनेंस वालों ने 30 रुपीज का इनकम दिखाया है, जो कॉस्ट वालों ने नहीं दिखाया। तो कॉस्ट वालों का प्रॉफिट 30 रुपए से क्या दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा। कम दिख रहा होगा। उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है इनकम का वो तो किया नहीं, तो कम दिख रहा होगा, तो लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट लेस हो रहा है 30 रुपीज, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट 30 रुपीज। अच्छा, नेक्स्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो हमेशा फाइनेंस में ही होता है, क्योंकि ये भी आफ्टर सेल आइटम है। इनकम टैक्स 8300 ये फाइनेंस वालों ने रिकॉर्ड किया है, जो कि कॉस्ट वालों को रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं होता है। तो ये खर्चा है, तो खर्चा कॉस्ट वालों ने नहीं दिखा है। कितने का? 8300 का। अगर किसी ने अपना खर्चा कम दिखा है तो उसका प्रॉफिट उतने से क्या होगा? 8300 से उसका उन लोगों का प्रॉफिट बढ़ गया, ऐड हो जाएगा। तो इनकम टैक्स इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंस बुक, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद
ओवरहेड, देखो ओवरहेड दोनों ने ही चार्ज किया है, ये ऐसा खर्चा है कि दोनों ही चार्ज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट ने एस्टिमेट किया है, देखो ये लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं ना 8500, जबकि फाइनेंस वालों ने कितना किया है 8320, ठीक है। अब डिफरेंस कितने का हो रहा है ये पहले बताओ, डिफरेंस कितने का हो रहा है 8500 माइनस 8320, डिफरेंस के वजह से ही तो रिकंसिलिएशन आ रहा है ना, 180 180 हो रहा है। अच्छा मैंने 280 लिख दिया, अच्छा 180 हो रहा है डिफरेंस। अब किसने ज्यादा किया कॉस्ट, ये कॉस्ट वालों ने किया है, ये किसने किया है ये फाइनेंस वालों ने किया है। तो कॉस्ट वालों ने खर्चा ज्यादा दिखाया, कितना दिखाया 180। हम लोग कॉस्ट वाला इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग कॉस्ट वाला इम्पैक्ट ही देख रहे हैं। अगर कॉस्ट वालों ने अपना खर्चा 180 ज्यादा दिखाया है तो 180 से उनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कॉस्ट वालों ने अगर अपना खर्चा कम दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा तो माइनस, ठीक है माइनस -180। तो यहाँ पर लिखेंगे ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड 180, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड ज्यादा रिकवर कर लिया उन्होंने 8320 की जगह 8500, ये एस्टिमेटेड था ना, एक्चुअली में इतना हुआ है। अच्छा उसके बाद वर्क वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन ए न्यू फैक्ट्री एंड एक्सपेंडिचर 16000 वाज इनकर्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ 5% वाज प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कहीं पर फैक्ट्री में कुछ काम स्टार्ट हुआ था, वर्क वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर न्यू ऑन ए फैक्ट्री एंड एक्सपेंडिचर 16000 वाज इनकर्ड, 16000 का एक्सपेंडिचर किया गया है, डेप्रिसिएशन ऑफ 5% वाज प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक, मतलब ये कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा गया होगा तभी इस पे डेप्रिसिएशन लगता है ना, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट छोड़ के किसी और एसेट पे तो लग नहीं सकता है। ये 16000 का जो एक्सपेंडिचर हुआ है इससे क्या खरीदा गया वो नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि डेप्रिसिएशन 5% वाज प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो इस पे 5% डेप्रिसिएशन लगा। अगर ये 16000 का फिक्स्ड एसेट खरीदा गया था जिसपे 5% का डेप्रिसिएशन लगा था तो कितना 800 होता है। अब ये 800 किसने चार्ज किया है, डिप्रिसिएशन है, खर्चा है, चार्ज किया है फाइनेंशियल वालों ने और कॉस्ट वालों ने नहीं किया। तो कॉस्ट वालों का प्रॉफिट 800 से क्या दिख रहा होगा, 800 का एक खर्चा जो इन्होंने चार्ज ही नहीं किया कॉस्ट वालों ने, तो कॉस्ट वालों का प्रॉफिट 800 से क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा 800 एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन इन फाइनेंस बुक ओनली, कैसे आया 16000 इंटू 8% करके, सॉरी 8% नहीं कितना था 5% शायद 16,580, हाँ 800। अच्छा अब ये और तो कुछ नहीं था, अब चेक करो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों तो हो जाता है 210 नेगेटिव में। अच्छा ये कितना होगा ऐड करने से 650 570 कितना होगा देखना पड़ेगा, 10,320। वो 10,320। अच्छा 10,320 और इन दोनों का एडिशन 0 7 28,870, 28,870। अब इसका माइनस करेंगे 28,660, 28,000, अच्छा ये 6 होगा 28,660। अच्छा ये हो गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, ये हो जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। और देखो ये दिया हुआ भी था, जब क्वेश्चन में दोनों प्रॉफिट दिया हुआ रहता है तो हमसे गलती हुआ है कि सही हुआ है ये हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ था 28,660, यानी यहाँ पर हमारा जब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 28,660 आया तो इससे हम लोग कंफर्म हो गए कि जो आंसर किया हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है। लेकिन अगर दोनों प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहता है तो फिर अगर सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो पता नहीं चल सकता। बाकी अगर हम लोग सीखेंगे तो सही करना ही चाहिए। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50। मेसर्स Mysore Petro Limited showed a net loss है 2,08,000 as per their financial accounts for the year ended 31st of March 2017. The cost account however disclosed a net loss, अच्छा लॉस दोनों का ही है लेकिन अलग अलग, इनका नेट लॉस है 1,64,000, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों डेटा ही दिया हुआ है तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा। अच्छा सेम पीरियड का, और ये कुछ रेक्टिफाई इन्होंने स्क्रूटनी करके देखा कि ये सब डिफरेंसेस
के वजह हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको रीड नहीं कर, एक ही बार में रीड कर देंगे, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रुपीस। यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, नेगेटिव में दिखा सकते हैं। अगर हम लोग प्रॉफिट लिखे दो तरह से लिख सकते हैं, आइदर ऐसे लिख सकते हैं प्रॉफिट एज पर कौन सा डेटा पहले लिखा हुआ वही पहले लिख लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 2,08,000, ठीक है, 2,08,000 ये हम लोग इधर इसी वाले कॉलम में लिखते थे ना, देखो हर जगह वैसे ही लिखा है, लेकिन ये नेगेटिव प्रॉफिट है, मतलब लॉस है। प्रॉफिट अगर नेगेटिव में तभी लॉस है, तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर नेगेटिव दिखा देते हैं, या फिर लॉस लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर हम लोग ऐड के लिए जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पर लेस देखते हैं कौन सा क्या होगा। अच्छा, अब हम लोग को इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले कॉस्ट बुक, यहीं पर लिखते जाएंगे, यहाँ पर कॉस्ट बुक के हिसाब से इम्पैक्ट देखेंगे। जैसे पहले बोला है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कम चार्ज किया है। अगर कम चार्ज हुआ है तो कॉस्ट बुक का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो कॉस्ट बुक में क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। 3,000 का खर्चा हम लोगों ने कम दिखाया है, तो कॉस्ट बुक में उसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा बताओ। 3,000 एक एक्सपेंस है, हाँ बोलो। प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा तो ऐड करना पड़ेगा, खर्चा कम दिखा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो 3,000 ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 3,000। अच्छा, उसके बाद देखो एडमिन, मैम क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 शायद, देखते हैं, हाँ 15। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ज्यादा दिखा दिया है, 2,000 रुपए से अगर ज्यादा खर्चा दिखाया है तो कॉस्ट बुक में 2,000 से क्या दिख रहा होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो कॉस्ट बुक में भी रिकॉर्ड होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री ये सब तो कॉस्ट बुक में भी रिकॉर्ड होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर ओवर रिकवर्ड मतलब ज्यादा दिखा दिया है, जितना नहीं दिखाना चाहिए था उससे ज्यादा दिखा दिया, कितना ज्यादा दिखाया है 2,000। अगर खर्चा 2,000 ज्यादा दिखाया है तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा, 2,000 से कम हो गया, कम हो गया है, कम दिख रहा है। नहीं, ऐड क्यों करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, प्रॉफिट अगर मेरा कम हो गया है 2,000 से तो मुझे तो 2,000 माइनस ही करना पड़ेगा ना, ऐड क्यों होगा। एक बार सोच के देखो प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट। बोलो मैम, थोड़ा सा ऊपर का देखें ना क्या लिखा है, मेरा छूट गया एक्चुअली, हम रूम दूसरे रूम में आ गए। हो गया मैम। अच्छा, फिर से देखो हमारा क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ज्यादा हम लोगों ने रिकवर कर लिया, मतलब ज्यादा खर्चा दिखा दिया। अगर हम लोगों ने 2,000 खर्चा ज्यादा दिखाया है, देखो दोनों के पास, एक जन कॉस्ट बुक मेंटेन कर रहा है, एक जन जो है फाइनेंशियल बुक मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब कॉस्ट बुक ने अगर खर्चा 2,000 ज्यादा दिखा दिया है तो इनका प्रॉफिट मान लो अगर 10,000 आ रहा है तो इनका प्रॉफिट कितना आएगा, 12,000। अगर इन्होंने सेम खर्चा 2,000 ज्यादा दिखाया तो इनका जो प्रॉफिट है वो तो 2,000 से डिफर करेगा ना। तो अगर मैंने खर्चा ज्यादा दिखाया कॉस्ट बुक में 2,000 से, तो मेरा प्रॉफिट 2,000 से क्या होगा, खर्चा ज्यादा दिखाने से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, कम होने से माइनस करना पड़ेगा। तो हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे ओवर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंस बुक, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक, दोनों का डेप्रिसिएशन दे दिया है, कॉस्ट का फाइनेंस का। तो दोनों ने कितना चार्ज किया, एक ने 60, एक ने 65। तो एक ने 60 किया, एक ने 65। अगर डिफरेंस आएगा तो कितने के वजह से आएगा, अगर प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट देखना है
5,000, क्योंकि 60,000 तो दोनों नहीं चार्ज किया, अगर कुछ डिफरेंस है दोनों में तो 5,000 का डिफरेंस है। एक ने 5,000 ज्यादा किया है, किसने किया है? कॉस्ट वालों ने किया है। तो कॉस्ट वाला अगर 5,000 खर्चा ज्यादा दिखाएगा तो उसका प्रॉफिट 5,000 से क्या पीएल होगा? कम हुआ है, पीएल कम होगा 10,000 से तो कम। माइनस करना पड़ेगा, कम होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ओवर रिकवरी ऑफ डिप्रिशिएशन 5,000। अब ये 5,000 डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने? 65,000 माइनस 6,000, ठीक है, तो ये 5,000 आ गया। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, वैसे बता दिया। अच्छा बात है कि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला जो कि कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। अब ये कैसा आइटम है? मतलब ये इनकम है, एक्सपेंस है, गेन है, लॉस है। इंटरेस्ट मिलना कैसा ट्रीटमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट क्या है? वन टाइप ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट से इनकम है। तो 10,000 का इनकम हुआ था, लेकिन कॉस्ट वालों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो उनका प्रॉफिट जब बना होगा तो ये 10,000 का इनकम नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा। अगर 10,000 का से कम इनकम, हुआ है। हाँ, तो 10,000 इनकम रिकॉर्ड नहीं हुआ तो प्रॉफिट जो भी बना है वो 10,000 से कम दिख रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, या फिर लिख सकते हो ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंस बुक, वो भी होगा, एक ही बात है। कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं हुआ या फिर सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ। ट्रांसफर फी, ठीक है, ये ट्रांसफर फी दे भी दिया है, किससे रिलेटेड है? फाइनेंस बुक से, ठीक है। तो ट्रांसफर फी वन टाइप ऑफ इनकम होता है। ये मैंने लास्ट दिन जब क्लास में एक एग्जांपल दिया था, ये देखो ट्रांसफर फी मैंने यहाँ पर दिखाया था तुम लोगों को, इनकम में होता है। जैसे कुछ भी ट्रांसफर होता है ना, तो जैसे मान लो कोई भी डीड वगैरह कुछ भी, मतलब कोई एग्रीमेंट वगैरह, ये जब जिस चीज पे होता है तो वो अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर फी जो है वो वन टाइप ऑफ इनकम होता है कंपनी के लिए। तो ट्रांसफर फी सिर्फ फाइनेंस बुक में रिकॉर्ड हुआ है, कितना? 1,000। तो इसका इम्पैक्ट कॉस्ट में क्या होगा? एक इनकम था 1,000 रुपए का, जो कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्रॉफिट कम दिख रहा हो तो यहाँ पर लेस हो जाएगा। तो ट्रांसफर फी 1,000। अच्छा, उसके बाद स्टोर एडजस्टमेंट। स्टोर एडजस्टमेंट ये बता भी दिया है, फाइनेंस बुक में क्रेडिट हुआ है, मतलब इनकम है या फिर गेन है। फाइनेंस बुक में 1,000 रुपए का इनकम है जो कि कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, माइनस हो जाएगा। जैसे ट्रांसफर फी वाला हुआ तो यहाँ पर 1,000 से माइनस हो जाएगा। स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंस बुक ओनली। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा लॉस आता है कि नहीं, जो आंसर लॉस का दिया हुआ था। अच्छा, और कुछ नहीं था क्या? देख लेते, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन। अच्छा, इनकम टैक्स नहीं लिखा, इनकम टैक्स 60,000, ये छूट गया। इनकम टैक्स 60,000, तो इनकम टैक्स तो कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इनकम टैक्स अगर कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? खर्चा रिकॉर्ड किया ही नहीं हम लोगों ने, ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा होगा। तो ऐड में लिख देते हैं, ऐड में, यहाँ पर ऐड में इनकम टैक्स 60,000, तो ये हो गया यहाँ पर 63,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कितना होगा देखना पड़ेगा, 112,000, 45% माइनस, ये 19 हो रहा है ना। अच्छा, ये वाला हो रहा है 1 लाख, नेगेटिव में 1,45,000, तो नेगेटिव 1,45,000 और पॉजिटिव 19,000, यानी आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। अब कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। 1,64,000। 1,64,000, तो लॉस एज पर कॉस्ट बुक यही था। देखो क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ ही था 1,64,000, मतलब ये भी हमारा सही आ रहा है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। बोलो। 1,64,000 কিভাবে এলো? না লাস্টে তো 1,64,000 তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, 1,64,000 नेगेटिव 1,64,000
अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। यहाँ पर हमें अलग से नहीं बताया फाइनेंस बुक में क्या हुआ है, कॉस्ट बुक में क्या हुआ है। यहाँ पर फाइनेंस बुक का पूरा डेटा ही हम लोग को दे दिया है। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, हम बार बार यही तो बता रहे थे कि फाइनेंस बुक मतलब जो ट्रेडिंग पीएल तुम लोग बनाते हो, तो ये देखो ट्रेडिंग पीएल दिया हुआ है। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। देखो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, नॉर्मली ये ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए, मतलब लिखना नहीं चाहिए। ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब बनता है वहां पर दिखाना चाहिए। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें नहीं बोला जाता है, लेकिन क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, मतलब ये कैसे बनता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का डेटा देख के तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड तुम लोग खुद सोच के देखो, ये फैक्ट्री का खर्चा ये ट्रेडिंग में थोड़ी ना आएगा। ट्रेडिंग मतलब तो फिनिश गुड्स को बेचने का खर्चा, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर तब दिखाया जाता है जब हमें क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, मतलब सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बताया नहीं होता है, तब यहाँ पर दिखाता है। बाकी अगर एकदम मतलब सही से इसका प्रेजेंटेशन बोलो तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है पावर कंजम्पशन होता है, कुछ गैस फ्यूल वगैरह होता है, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग बनाने बोला ही नहीं है तो फिर ट्रेडिंग में देने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ दिया। बाकी ये फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर जीपी ब्रॉट डाउन हो गया, सन्ड्री इनकम जो भी होता है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोला क्या है, The auditor certified the financial account showing a profit of ये देखो 1,68,000, whereas the same as per costing book was coming out to be 2,40,000। अब इसी कंपनी का जब कॉस्टिंग पीएल बना तो वो 1,68,000 की जगह 2,40,000 हो गया। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द रीजंस फॉर द गैप। तो हमें बोला जा रहा है क्यों डिफरेंसेस आया है, जितने का भी आया है तो वो बताओ। यहाँ पर देखो कॉस्ट का रिकॉर्ड पूरा नहीं बताया, कुछ कुछ यहाँ पर बताया है डिटेल्स। क्या बताया देखो, यहाँ पर बता रहा है कि बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 7,80,000। अब इन लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 7,50,000। किसी का क्लोजिंग स्टॉक 7,80,000, किसी का क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000 है, ठीक है। तो इसके वजह से चेंजेस होगा। जैसे लास्ट क्लास में जब मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने अटेंड किया था बता सकते हो कि किसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, किसका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। ये कॉस्ट वालों ने बताया क्लोजिंग स्टॉक, ये फाइनेंस वालों ने बताया। तो बोलो किसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, कॉस्ट वालों का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोग को दिखाया था, देखते हैं वो मैंने ये ओपन कर रखा है क्या, हाँ ये देखो कहाँ पर बताया था, इसी में बताया था शायद, यही वाले पीडीएफ में। ये देखो ये देखो मैंने यहाँ पर दिखाया था कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक कैसे इम्पैक्ट लाता है प्रॉफिट के ऊपर। ये देखो यहाँ पर मैंने एक ट्रेडिंग बनाया, ठीक है, इन जनरल एक ट्रेडिंग बनाया जहां पर खर्चा मैंने दिखाया 100, यहाँ पर मैंने दिखाया था 80 का सेल्स दिखाया था। ये देखो मैंने 80 का सेल्स दिखाया, कैसे मैंने समझाया, यहाँ पर 100, यहाँ पर 80 दिखाया, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाया 120, तो मेरा जीपी 100 आ गया। ये और ये चीज को कांस्टेंट रखते हुए मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा सा चेंज कर दिया, 120 से 100 कर दिया, तो वैसे ही प्रॉफिट 100 से कम होके 80 हो गया। बैलेंस करके नॉर्मल मैथमेटिकल सेल्स लगाने से हमें पता चलेगा इधर बैलेंस 100 आ रहा है, इधर बैलेंस 80 आ रहा है। मैंने कौन से चीजों को रिमेन अनचेंज्ड रखा है, जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स वगैरह में कभी पढ़े होंगे, ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। तो ये देखो ये एक्सपेंस और ये सेल को मैंने अनचेंज्ड रखा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को चेंज किया। तो क्लोजिंग स्टॉक को चेंज किया तो प्रॉफिट मेरा चेंज हो गया। एक चीज देखो, जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम है प्रॉफिट क्या है, कम है। इसीलिए बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के अंदर जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मतलब क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा, और क्लोजिंग स्टॉक जितना कम होगा प्रॉफिट भी उतना ही कम दिखेगा, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक के साथ जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। ये देखो यहाँ पर मैंने खर्चा दिखाया 100 और सेल दिखाया 80, क्लोजिंग स्टॉक 100, तो मेरा प्रॉफिट 80 आया। अब मैंने बाकी चीजों को कांस्टेंट रख दिया, जैसे 80 100 को कांस्टेंट रख दिया, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को चेंज कर दिया, 90 कर दिया, तो यहाँ पर बैलेंस 90 आ जाएगा। इधर 180 है, इधर 90 माइनस करके 90 आ गया।
नाउ अब देखो, अगर यहाँ 90 आया, यहाँ 80 आया, अब यहाँ पर जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक 100 था तो प्रॉफिट 80 था, क्लोजिंग स्टॉक 90 हो गया, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 100 था, प्रॉफिट 80, ओपनिंग स्टॉक 90 हो गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो ऑपोजिट है, देखो ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, मतलब इसके कंपैरिजन में देखना है ना। तो ओपनिंग स्टॉक के साथ हमारा जो प्रॉफिट का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। ओपनिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था। तो उसी बेसिस पे हमें इसका आंसर देना था कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, जिन्होंने ज्यादा दिखाया है उनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। कितने से ज्यादा दिख रहा होगा? जितना ज्यादा दिखाया गया है, दैट इज द डिफरेंस। तो ये 30,000 का डिफरेंस हो रहा है। अच्छा, अब देखो, फैक्ट्री ओवरहेड हैड बीन एब्सॉर्ब टू द एक्सटेंट ऑफ 1,89,800। फैक्ट्री ओवरहेड इन्होंने इतना दिखाया है, इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिखाया है? इतना। तो फिर रिकंसाइल तो होगा ही, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग खर्चा दिखाया, इन्होंने कुछ अलग खर्चा दिखाया, प्रॉफिट में डिफरेंस तो आएगा ही। सन्ड्री इनकम इज नॉट कंसिडर्ड, ये जो इनकम है ये कॉस्ट बुक में कंसिडर्ड नहीं हुआ है, तो ये भी प्रॉफिट को इंपैक्ट डाल रहा है। टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इन्होंने 2,30,000 चार्ज किया है, इन्होंने 2,46,000 चार्ज किया है, तो इसके वजह से भी डिफरेंस आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 3% ऑफ सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है ये वाला, इस पे 3% कितना होता है? देखो तो कितना होता है, कितना होगा? चेक करके देखो। 3% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी 34,65,000 कितना होगा? किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है? 30, हाँ बोलो। 1,03,950। अच्छा, 1,03,950, 1,03,950 ये होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कितना दिखाया है? सेलिंग एक्सपेंस 3%, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना दिखाया है? 95,000, तो इस वजह से भी डिफरेंसेस होंगे। सेलिंग प्राइस इंक्लूड 5% फॉर सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस का 5% इंक्लूडेड है, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस का 5% इंक्लूडेड है, तो इसका 5% देखो कितना होता है? 34,65,000, इसका 5% कितना होगा? 3% तो हम लोगों ने निकाला, 5% देखो कितना? 1,73,250। 1,73,250, ठीक है, लेकिन इन्होंने कितना चार्ज किया? 2,25,000। ये बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस में सेलिंग एक्सपेंस कितना लगाया गया है? जब हम लोग सेल करते हैं उसके पहले ही तो सेलिंग एक्सपेंस लगाते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, कोई एजेंट जैसे कमीशन एजेंट हो सकता है, सॉरी सेलिंग एजेंट हो सकता है, या फिर डिलीवरी वैन वगैरह का खर्चा, तो वो हम लोग सेल्स के पहले ही ऐड करते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, तब तो जाके हमें कॉस्ट पता चलता है, फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्रॉफिट लगा के सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। अब इन्होंने बोला है कि 5% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस लगाया है, सेल्स जितना भी होगा उसका 5% सेलिंग एक्सपेंस है, तो उस हिसाब से ये आ रहा है, जबकि इन लोगों के हिसाब से कुछ खर्चा ऐसे आ रहा है, तो इस वजह से डिफरेंसेस दिख रहा है। तो क्या क्या डिफरेंस का रीजन हुआ? एक तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एक क्लोजिंग स्टॉक हुआ, एक हुआ है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा हुआ है सन्ड्री इनकम, ये मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर रखा है। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस भी पॉइंट आउट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये सारा चीज मैंने पॉइंट आउट कर दिया। ये तो नेट प्रॉफिट है, छोड़ो, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये तो ब्रॉट डाउन है जीपी, इसमें थोड़ी ना कोई होगा चेंजेस, ये जीपीस को छोड़ो। अच्छा, ये जो दो आइटम है एक्सपेंसेस, दैट इज ओपनिंग स्टॉक और परचेज, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, देख लेते हैं नीचे तो नहीं बोला है, नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये दोनों जो है ना, ये दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं दिखा है, इसके बारे में क्यों नहीं बोला है? ओपनिंग स्टॉक और परचेज, इसका मतलब ये दोनों एक ऐसा खर्चा है जो दोनों बुक्स में एक ही जैसा चार्ज किया गया था, इसीलिए डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है, तो बताए नहीं, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो उस आइटम के रेस्पेक्ट में रिकंसाइल करने का जरूरत नहीं। ओपनिंग स्टॉक अगर दोनों ने ही 8,25,000 दिखा है तो किस चीज का रिकंसिलिएशन? नो डिफरेंस नहीं है तो रिकंसाइल भी नहीं करना पड़ेगा। परचेज भी दोनों ने इतना ही दिखा है, 24,72,000, इसीलिए कोई रिकंसाइल करने का जरूरत नहीं, इसीलिए यहाँ पर जब फाइंड आउट किया गया तो ये दोनों पॉइंट पे कुछ भी हमें अलग चीज नहीं देखने को मिला। तो अब हम लोग को इस तरह से अगर हमें दिया रहेगा ट्रेडिंग का फॉर्मेट, तो हमें
खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अमाउंट वगैरह, अभी जैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। बाकी करने का प्रोसेस हमारा सेम ही है। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखें, देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखें। फाइनेंस बुक की रख लेते हैं। प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक कितना है, 1,68,000, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स $1,68,000। तो हमें इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट बुक के हिसाब से देखना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर हम लोग लिखे तो हो जाएगा, कॉस्ट बुक के हिसाब से इम्पैक्ट जो है हमें देखना चाहिए। तो पहला डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, ओपनिंग स्टॉक में कोई डिफरेंसेस नहीं था, परचेज में नहीं था, डायरेक्ट वेजेस। हम लोग यहाँ से एक एक देखते हुए चलते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का कोई डिफरेंसेस यहाँ नहीं मिला, परचेज का कोई डिफरेंसेस यहाँ नहीं मिला, डायरेक्ट वेजेस का जरूर मिला है। इन्होंने 2,30,000 चार्ज किया है, इन्होंने कितना चार्ज किया था यहाँ पर देख लेते हैं। सनड्रीम का ये रहा 2,46,000। अच्छा, तो हम लोग कॉस्ट बुक का कैलकुलेट मतलब इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। तो डिफरेंस कितने का हुआ, एक ने किया, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे ने किया ही कुछ नहीं है, किया है। एक ने 2,30,000 किया, इन्होंने 2,46,000 किया। तो डिफरेंसेस पहले आइडेंटिफाई करो, कितने का डिफरेंस हो रहा है, 16,000। अब किसने खर्चा ज्यादा दिखाया, मतलब कॉस्ट का सोचो, कॉस्ट ने क्या किया है, कॉस्ट ने ज्यादा दिखाया, कॉस्ट ने ज्यादा दिखाया। तो कॉस्ट ने अगर ज्यादा दिखाया है तो उनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, खर्चा ज्यादा कम दिखाया दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। कितने से, 16,000 से, 16,000 से। तो यहाँ पर 16,000 एट लेस, यहाँ पर लिखते हैं ओवर रिकवरी ऑफ वेजेस। 2,46,000 था और 2,30,000 था, तो डिफरेंसेस आ गया 16,000 का। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड में भी डिफरेंसेस दिखा था। इन्होंने चार्ज किया 2,10,000, इन्होंने किया 1,89,800। तो डिफरेंसेस कितने का हुआ, माइनस करके देखो, 2,10,000 और 1,89,800 डिफरेंसेस कितने का हो रहा है, 20,200। अच्छा 20,200। अब ये किसने किया था, ये कॉस्ट वालों ने किया, ये किसने किया, फाइनेंस वालों ने किया। हम लोग को कॉस्ट का इम्पैक्ट देखना है, तो कॉस्ट वालों ने खर्चा, हाँ कॉस्ट वालों ने खर्चा कम दिखाया, तो इनका प्रॉफिट जो है, अगर खर्चा कम दिखाया है तो जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, इस डिफरेंस से इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि इन्होंने खर्चा इतना कम दिखाया है ना, 20,200 इतने अमाउंट का खर्चा कम दिखाया है, तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो 20,200 से ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये एडिशन में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या था इस आइटम का नाम, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। तो 20,200 ऐड हो जाएगा। कैसे मिला, यहाँ पर 2,10,000 माइनस 1,89,800। अच्छा, इसके बाद ये जीपी से तो कोई लेना देना नहीं है, सेल से भी कोई लेना देना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक में हम लोगों ने देखा था, क्लोजिंग स्टॉक का मैंने पूरा डिटेल्स भी बताया तुम लोगों को। 7,50,000 इन्होंने चार्ज किया, 7,80,000, डिफरेंस कितने का हुआ, 30,000। जिसने ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखाया उसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। किसने ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, वो तो देख के यहाँ से देख के बता सकते हैं, कॉस्ट वालों ने। तो कॉस्ट वालों का प्रॉफिट 30,000 से ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट होता है। तो 30,000, तो यहाँ पर लिखते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
तुम लोग पूरा लिख लेना क्लोजिंग स्टॉक बोल के। तो 7,80,000 और 7,50,000, 30,000 ये ऐड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन था 3% ऑफ सेलिंग, हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था लेकिन हम तो भूल गए कितना था, देखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 3% ऑफ सेलिंग प्राइस था और यहाँ पर कर रखा है 95,000। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है। यहाँ पर चेक करते 3% ऑफ 34,65,000, तो ये आया था कुछ 1,03,950 ऐसा आया था, 1,03,950। लेकिन इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन कितना दिखाया 95,000। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये फाइनेंस बुक वाला ने दिखाया है, ये कॉस्ट बुक वाला ने दिखाया है। पहला बात तो तय है कि कॉस्ट का प्रॉफिट कम दिखेगा क्योंकि इन्होंने खर्चा ज्यादा दिखाया है। अब कितना कम दिखेगा, जितना ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 95 तो इन्होंने भी चार्ज किया, 95 फाइनेंस वाला ने किया, तो इसमें तो 95 इंक्लूडेड ही है, लेकिन डिफरेंस कितने का हो रहा है वो दोनों को माइनस करके देखो कितना हो रहा है। 8,950। 8,950। तो 8,950 का खर्चा कॉस्ट वालों ने ज्यादा दिखाया, इनका 1 लाख समथिंग दिख रहा है ना, इनका जहां पर 95 दिख रहा है, तो इनका प्रॉफिट 8,950 से क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, खर्चा कम दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओवर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अच्छा, ये कैसे आया, 1,03,950 माइनस 95,000, 8,950। अच्छा, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस होना चाहिए 5%, तो 5% ऑफ 34,65,000 और ये आया था कुछ 1,73,250। ठीक है, 1,73,250 और इन्होंने सेलिंग एक्सपेंस कितना दिखाया 2,25,000। अच्छा, 2,25,000 ये कॉस्ट वालों ने दिखाया, ये तो क्वेश्चन में बता ही रखा है ना, ये फाइनेंस वालों ने दिखाया। तो इन्होंने दिखाया 1,73,250 जबकि इन लोगों ने दिखाया 2,25,000। तो ऑब्वियसली कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, इन्होंने खर्चा कम दिखाया तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। जितना डिफरेंस हो रहा है उतने से ज्यादा दिख रहा होगा। कितना डिफरेंस हो रहा है ये माइनस करके देखना पड़ेगा। यहाँ तो 250 तो एक आ ही रहा है और ये कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी, ये माइनस तो उल्टा करना पड़ेगा ना, मैंने तो ये वाला डेटा आगे लिखा है 2,25,000 और 1,73,250। 51,750। अच्छा, 51,750। अच्छा, 51,750 आ रहा है दोनों का डिफरेंस। अच्छा, ऐड होगा, ऐड कर देते 51,750 ऐड हो जाएगा अंडर, ये देखो कम रिकवरी हुआ है कॉस्ट में, है ना, कॉस्ट में 1,73,000, इसीलिए लिखेंगे क्या अंडर रिकवरी। कॉस्ट का इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, तो लिखना भी है कॉस्ट के हिसाब से, अंडर रिकवरी ऑफ सेलिंग एक्सपेंस ये लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग एक्सपेंस इन फाइनेंस बुक, तो भी होगा, एक ही बात हो गया ना, अंडर रिकवरी बाय कॉस्ट में या फिर ओवर रिकवरी बाय फाइनेंस में। अच्छा, अब इन सबका टोटल 30 और ये 20, 50,200 और ये हो गया उसका 1,01,950 और दोनों को ऐड कर देने से 0,5962 2,69,150 और ये 16 और ये हो गया 18, मतलब ये 950 तो होगा ही और 16 और 8 25 शायद 25,950 25,950 और 24,950 24 है भी हाँ मैम 24,950। अच्छा 24,000 16,000 8,950। अच्छा, कुछ लिखा नहीं है शायद, मैंने कुछ छोड़ दिया, सन्ड्री इनकम, अरे वो तो छोड़ दिया ना, सन्ड्री इनकम, ये सन्ड्री इनकम इज नॉट कंसीडर। सन्ड्री इनकम ये 5,000 कंसीडर किया ही नहीं था, ये 3.3 वाला ओमिट हो गया। तो अगर हम लोगों ने इनकम दिखाया नहीं है, कॉस्ट वालों ने इनकम दिखाया नहीं है 5,000 का, तो उनका प्रॉफिट 5,000 से क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा है, कम दिख रहा होगा। इनकम कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट भी कम दिखेगा ना, इनकम से एक्सपेंस लेस होके तो प्रॉफिट आता है, इनकम जितना कम होगा प्रॉफिट भी उतना ही कम आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इनकम नॉट
रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, ये नहीं लिखा था 5000, ये यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव में 5000। अच्छा तो अब इसका टोटल कुछ और आएगा शायद, देखो कितना आ रहा है 29,950। 29,950, ये नेगेटिव में है तो इसका कितना आ जाएगा 2,40,000। हाँ 2,40,000। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 2,40,000 ये दिया हुआ भी था, ये भी हमारा आंसर जो है दिया हुआ था 2,40,000 होना चाहिए। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं सही हुआ कि गलत हुआ। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोला है देखो, इसमें बोल रहा है ए ट्रांजिस्टर manufacturer who commenced his business on 1st June 2017 supplies you the following information and asks you to prepare a statement showing the profit per ट्रांजिस्टर सोल्ड। एक एक ट्रांजिस्टर बेच के कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें प्रिपेयर करने बोला है, मतलब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। वेजेस एंड मटेरियल्स आर टू बी चार्ज एट एक्चुअल कॉस्ट, वेजेस और मटेरियल एक्चुअल जितना हुआ है उस हिसाब से चार्ज करना है। वर्क्स ओवरहेड 75% ऑफ वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो जैसे जैसे बोला है वैसे चार्ज करेंगे। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 540, तो कितने सारे प्रोडक्शन हुए हैं और कितने सारे बेचे गए हैं वो डेटा बताया 540। अच्छा मेटेरियल पर सेट, एक सेट के लिए मेटेरियल कितना लगता है, वेजेस कितना लगता है, सेलिंग प्राइस कितना है। इफ द एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस वेयर 32,160 एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 61,800 प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बस क्वेश्चन इतना सा ही है और कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें खुद से पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से तुम लोग को बोला है कि स्टेटमेंट बनाओ, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट पर ट्रांजिस्टर सोल्ड। एक एक ट्रांजिस्टर बेच के कितना प्रॉफिट हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कैसे पता चलता है, सेल से कॉस्ट माइनस करने से प्रॉफिट पता चलता है। सेलिंग प्राइस हमें पता है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 600 एक पीस, ठीक है। तो अगर हम लोग एक पीस का कॉस्ट निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस हमें पता है, ठीक है, हमें प्रॉफिट पूछ रहा है तो हमें कॉस्ट भी तो पता होना चाहिए। एक पीस बनाने का कॉस्ट कितना होता है, तो कॉस्ट निकालना है यानी कॉस्ट शीट बनाना है। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, प्राइम कॉस्ट के बारे में। तो देखो क्या क्या खर्चा है, मेटेरियल है, वेजेस है, तो डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट वेजेस ऐड होके क्या होता है, ऐड होके होता है हमारा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग पर यूनिट के हिसाब से भी करेंगे और टोटल के हिसाब से भी कर लेंगे, दो कॉलम बना के कर लेते हैं। कॉस्ट शीट बनेगा पहले इस क्वेश्चन में, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड, कौन से टाइम का है, 1 जून 2017 से लेके कहां तक का वो हमें नहीं पता है, ठीक है। এটা ওয়ার্কিং নোট কি না এটা ওয়ার্কিং নোট না, এটা মেইন কোশ্চেন, ওয়ার্কিং নোট না। কস্ট শিটটা তো আমাদেরকে প্রিপেয়ার করতেই হবে, প্রিপেয়ার আ স্টেটমেন্ট শোয়িং নেট প্রফিট। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल। अच्छा मेटेरियल कितना खर्चा किया हम लोगों ने, 240 पर सेट, एक एक सेट के हिसाब से दिया हुआ, यूनिट नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पर पीस के हिसाब से नहीं दिया है, यूनिट कुछ भी होता है, इन्होंने बोला पर सेट, ठीक है। तो पर सेट के हिसाब से 240 रुपीज मेटेरियल का खर्चा होगा। और कितना यूनिट इन्होंने प्रोडक्शन किया है, सॉरी कितना सेट इन्होंने प्रोडक्शन किया है 540। ये जो कॉस्ट शीट बन रहा है ये 540 सेट के लिए बन रहा है। तो एक सेट पे अगर मटेरियल का खर्चा 240 है तो 540 सेट पे मटेरियल का खर्चा कितना होगा, ज्यादा, यानी मल्टीप्लिकेशन। तो बोलो ये पर यूनिट के हिसाब से है खर्चा, ठीक है, ये टोटल के हिसाब से 1,29,600। अच्छा 1,29,600 हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 240 इंटू 540, 540 है टोटल सेट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा वेजेस, एक सेट बनाने के लिए वेजेस का खर्चा होता है 80 रुपीज, ठीक है, 80 रुपीज होता है। तो 540 सेट बनाने के लिए 80 इंटू 540, तो 20 तो आएगा 43,020।
अच्छा 43,200। 43,200। अच्छा, अब इसके बाद सीधा सेलिंग प्राइस वगैरह बता रहा है, मतलब और कोई भी मेरा प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा। तो प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ही होता है, तो इसको ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 320 और ये कितना होगा 600। 1,72,800। अच्छा 1,72,800 होगा ना, मैंने गलत लिख दिया। 1,72,800 ये हो गया प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, अगर कुछ है तो कॉस्ट शीट में इसी तरह से ही तो होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। और देखो अगर किसी को कॉस्ट शीट याद भी नहीं है बाय चांस, तो भी नॉर्मल सा बात है। इसके बाद तो फैक्ट्री में ही हमें जो रॉ मटेरियल्स वगैरह उसको लेके जाना है, वहीं पर काम होगा। तो फैक्ट्री का खर्चा कैसे बोला है, देखो एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस 32,160 बोल रहा है, और ऑफिस एंड एक्सपेंसेस ये एक्चुअली हुआ है। और यहाँ पर भी तो बताया होगा एक्चुअली कौन रिकॉर्ड करता है, वो फाइनेंस वाले रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर क्या बताया, वेजेस मटेरियल आर टू बी चार्जेड एक्चुअल कॉस्ट, जो हम लोगों ने कर दिया। वर्क्स ओवरहेड 75% ऑफ वेजेस, तो वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है। ठीक है, 75% ऑफ वेजेस, जो वर्क्स ओवरहेड होता है वही फैक्ट्री ओवरहेड होता है, वही मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है। 75% ऑफ वेजेस, तो 80 का 75% कितना हो जाएगा, 80 into 60, तो 60 और यहाँ पर 540 टोटल में, तो कितना 32,400। 32,400। अच्छा, तो ये दोनों मिला के हो जाता है, जब हम लोग ऐड करते हैं इसको बोला जाता है वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 6, 7, 8, 380 2,05,200। 2,05,200 ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद बोला है ऑफिस ओवरहेड 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो यहाँ पर ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि है 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। कहाँ पर गया, 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, हाँ 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट है, ये नहीं है ओवरहेड नहीं है, वर्क्स कॉस्ट है। तो वर्क्स कॉस्ट कितना आया 380 का 30%, 380 का 30% जितना होगा उतना लिखना पड़ेगा। 380 का 114। अच्छा 114, 114 और ये 61,560। 560 ये टोटल के हिसाब से। तो इसका भी हम लोग अब एडिशन कर देते हैं, 4, 9 और ये हो गया 4, 0, 6, 7, 6, 6, 2, 2,66,760। अच्छा, यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं बताया है। अगर सेलिंग एक्सपेंसेस होता है तो हम लोग ऐड करके लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। तो यहाँ पर अगर मेरा सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, इसी को हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके आगे अगर कोई खर्चा ऐड नहीं होगा तो इसके बाद कोई खर्चा अगर नहीं है, यही मेरा ओवरऑल कॉस्ट है ट्रांजिस्टर को मैन्युफैक्चर करने का। एक यूनिट का इतना और 540 का इतना। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रॉफिट, कॉस्ट तो मिल गया, अब यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस 600 है पर सेट का, तो ये सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट बैलेंस करके आ जाएगा 600 माइनस 494, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 116, आई थिंक 106 आएगा। अच्छा 106 और यहाँ पर 540 सेट का कितना होगा, 57,240। 57,240। अब इसको ऐड कर लेते तो सेल, या फिर 600 इंटू 540 करेंगे तो भी सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 3 0 और 54 इंटू 6, 31 होना चाहिए, 32, 24, हाँ 3,24,000। 3,24,000, ठीक है 3,24,000 आ रहा है। ये हमारा हो गया सेल। तो ये पहले हमें कैलकुलेट करने बोला था कि प्रॉफिट बता दो कि पर पीस ट्रांजिस्टर बेच के कितना प्रॉफिट है, तो हम लोगों ने टोटल में और पर पीस बेसिस दोनों में कैलकुलेट कर दिया।
अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्चुअली वर्क एक्सपेंसेस कितना लगा है 30 to 160 और एक्चुअली ऑफिस एक्सपेंसेस लगा है 61,800, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हम लोग को क्या करना है, प्रिपेयर करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, तो कॉस्ट शीट तो हम लोगों ने बना लिया, अब हम लोग ये भी बना लेते हैं, एक ट्रेडिंग पीएल भी बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग इजीली कंपेयर कर पाएंगे। तो फाइनेंस वालों ने कैसे बनाया होगा, ये कॉस्ट वालों ने बनाया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकली हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे होता है। कॉस्ट वालों ने ऐसा बना लिया, फाइनेंस वाले कैसे बना रहे, फाइनेंस वाले उनका टी शेप का फॉर्मेट होता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट उनका नहीं होता है नॉर्मली, ट्रेडिंग एंड पीएल। तो वो सबसे पहले ट्रेडिंग में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, उसका एक रीजन भी है, बिजनेस तो स्टार्ट ही हुआ है 1 जून से, इसी बार स्टार्ट हुआ है, कमेंस्ड बिजनेस में आए हैं, तो इनका ओपनिंग स्टॉक कुछ होगा नहीं। ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो कुछ मटेरियल वगैरह खरीदा होगा इन्होंने, तो मटेरियल जो परचेज हुआ है वो कितना परचेज हुआ है। यहाँ पर अलग से कुछ नहीं बताया, देखो बताए भी क्यों, यहाँ पर पहले ही बोल दिया था जो कॉस्ट शीट बनेगा वहां पर वेजेस और मटेरियल ये जो है ये एक्चुअल कॉस्ट ही हमें बता रहे हैं, और फाइनेंस वाले हमेशा एक्चुअल कॉस्ट यूज करते हैं, तो उन्होंने भी 240 करके यूज किया होगा, क्योंकि 240 एक्चुअली में लगा है। नॉर्मली कॉस्ट वाला एस्टिमेटेड प्राइस लगाता है, लेकिन इस बार मटेरियल और वेजेस पे इन्होंने भी एक्चुअल प्राइस ही लगा लिया है, तो एक्चुअल के हिसाब से अगर 240 और 80 है तो फाइनेंस वाला ने भी यही अप्लाई किया है, तो उनका भी यही अमाउंट होगा, और इस वजह से इस 2 पॉइंट पे कोई रिकंसिलिएशन क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोग प्रेजेंटेशन अपना कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1,29,600 क्योंकि यही एक्चुअली है, और 80 के हिसाब से 4,32,000 वेजेस का, 4,32,000 नहीं सॉरी 43,800 43,200 हाँ 200 43,200 वेजेस। अच्छा, उसके बाद कौन सा खर्चा होगा, वेजेस के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्क्स ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री का यहीं पर लिखा जा रहा है, पीएल में तो नहीं लिख सकते हैं ना, ये मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए था, बाकी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा तो पीएल में तो चार्ज कर नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा चाहे तो ट्रेडिंग में लिखा जाता है। वर्क्स ओवरहेड यहाँ पर बता दिया, ये देखो कितना है 32,160, 32,160, ये एक्चुअल बेसिस पे हुआ है, लेकिन देखो ये एस्टिमेटेड बेसिस पे हुआ है। ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं फैक्ट्री का एक्चुअल खर्चा कितना है उतना चार्ज करेंगे, ये लोग बोल रहे हैं वेजेस जितना है उसका 75% चार्ज कर देंगे, ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड बेसिस होता है। तो इन लोगों ने अपना एक्चुअल वाला बता दिया है, फैक्ट्री का खर्चा ये था, ठीक है। और क्या खर्चा था, और था ऑफिस जो कि पीएल में आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जीपी कैलकुलेट करेंगे, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पर बाय सेल्स लिखना पड़ेगा, तो सेल्स तो उतना ही आ जाएगा 3,24,000 अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और क्लोजिंग स्टॉक कुछ है नहीं क्योंकि सारा प्रोडक्ट बिक गया है ना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है क्योंकि सारा प्रोडक्ट बिक गया है। कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 540 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 540, यानी 540 मैन्युफैक्चर में 540 ही सेल हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस करके अगर कुछ आएगा तो कितना आ रहा है देखना पड़ेगा, 3,24,000 1,19,040 1,19,040 तो 3,24,000। अच्छा, अब इसको ब्रॉड डाउन करेंगे पीएल प्रिपेयर करने के लिए, बाय जीपी ब्रॉड डाउन 1,19,040 टू ऑफिस एक्सपेंस, एक्चुअली में कितना चार्ज हुआ है ये बताया हुआ इन्होंने, ये देखो ऑफिस एक्सपेंस 61,800 और इन लोगों ने क्या किया था एस्टिमेटेड बेसिस पे, क्या बोला था जो भी वर्क्स कॉस्ट होगा उसका 30% चार्ज करेंगे, इसीलिए इन लोगों का अलग आया है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट, क्योंकि और तो कोई खर्चा नहीं है तो नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, 1,19,040 और माइनस 61,800 57,240 अच्छा 57,240 ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब देखो डिफरेंस आ गया, इनका नेट प्रॉफिट 57,240 और इनका नेट प्रॉफिट 57, अरे डिफरेंस तो नहीं आया, 57,240 दोनों का ही है, लेकिन खर्चे में तो डिफरेंस है। देखो 57,240 दोनों का ही आया है लेकिन खर्चे में डिफरेंस है। कहाँ कहाँ डिफरेंस है बताओ, मटेरियल में कोई भी डिफरेंसेस नहीं हो रहा है, इनका भी 1,29,600, इनका भी देखो 1,29,600, वेजेस 43,200, यहाँ भी वेजेस 43,200। अच्छा, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड 30 to 400, हाँ यहाँ पर हो रहा है
हाँ ओवरहेड 31,160, तो कितना चेंजेस हो रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर्स, दो ओवरहेड पे चेंजेस होगा और कहीं पर नहीं हो रहा है पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक लिख के दिखाते हैं इस बार। इतनी देर से तो मैंने फाइनेंस बुक ही किया, चलो अब कॉस्ट बुक का लिख के दिखाते हैं। कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कितना आया 57,240, ठीक है 57,240। तो यहाँ पर लिख देते हैं 57,240। अच्छा अब हमें इसका मतलब इम्पैक्ट देखना चाहिए फाइनेंस बुक के हिसाब से। दो ही आइटम है, हम वर्किंग नोट को यहीं पर दिखा देते हैं। यहाँ पर फाइनेंस बुक का हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे। देखो डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है इन्होंने बोला 32,400 और ये लोग बोल रहे 32,160। किसने कम दिखाया है? देखो 32,160 फाइनेंस वालों ने कम दिखाया है। फाइनेंस वालों ने कम दिखाया, तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? इनका प्रॉफिट अगर इन्होंने खर्चा कम ज्यादा दिख रहा है तो ऐड होगा, जो डिफरेंस है वो ऐड होगा। अब डिफरेंस खुद को कैलकुलेट करना है, जस्ट माइनस करके 32,400 माइनस 32,160 कितना हो रहा है? 32,400 240। अच्छा 32,160, इसका डिफरेंस आ रहा है 240। तो 240 ऐड करके लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 240 ऐड हो जाएगा। क्या लिखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग किसके हिसाब से लिख रहे हैं? फाइनेंस वालों के हिसाब से। तो उन्होंने ओवर रिकवर्ड किया कि अंडर रिकवर्ड? इन्होंने किया 32,160 और इन्होंने 32,400, तो अंडर रिकवर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 240। अच्छा अब दूसरा ऑफिस एक्सपेंस 61,800 और इनका हुआ 61,560। डिफरेंस 61,800 और 61,560। 61,800 61 ज्यादा दिखा। हाँ फाइनेंस वालों ने ज्यादा दिखा है, तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? खर्चा ज्यादा दिखा है तो प्रॉफिट कम दिखेगा। जो डिफरेंस है 240 आ रहा है। 240 आ रहा है। इस वजह से ही तो दोनों जगह का नेट प्रॉफिट बराबर हो गया, क्योंकि इन्होंने बाकी सारा खर्चा सारे बुक्स में सेम रिकॉर्ड हुआ। सिर्फ फैक्ट्री का और ऑफिस का खर्चा दोनों बुक्स में अलग अलग रिकॉर्ड हुआ, लेकिन दोनों बुक्स में वो इम्पैक्ट 240 का ही था। इस वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है, वैसे अगर देखो तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर इंडिविजुअली देखे तो ही पता चलेगा कि कहां पर डिफरेंसेस हुआ है। अदरवाइज यहाँ भी 57,240 दिख रहा है, उधर भी 57,240 दिख रहा है, तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, तो ओवर रिकवर्ड हुआ है तो नेगेटिव होगा 240। तो अगर 240 ऐड और 240 लेस, तो ये तो जीरो इम्पैक्ट लाएगा। या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर हाँ, या तो फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 57,240। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एज पर, हम लोग मैंने यहाँ से कॉस्ट बुक से स्टार्ट किया था, तो तुम लोग इसको लिख सकते हो प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक, ठीक है। फाइनेंस बुक के हिसाब से प्रॉफिट इतना हो गया। तो ये प्रैक्टिकली तुम लोग देख सकते हो कि कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है। इस तरह से प्रिपेयर होता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, एक्चुअल बेसिस पे, इस वजह से डिफरेंसेस हो जाते हैं। अच्छा हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि ये कैसे करना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ताकि बाकी क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा होमवर्क कर सको, थोड़ा सा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में एक ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर कॉस्ट शीट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि नॉर्मल आउटपुट इतना था, फैक्ट्री ओवरहेड इतना हुआ था, फिक्स्ड इतना था। तो थोड़ा सा एक मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इधर उधर करके दिया हुआ है। इधर उधर मीन्स ये देखो, थोड़ा सा हम पढ़ के बता देते हैं। ये ट्रेडिंग पीएल दिया हुआ है। नॉर्मल आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री 2 लाख यूनिट, फैक्ट्री में नॉर्मली 2 लाख यूनिट बनता है, लेकिन बिका कितना है 2,50,000। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कुछ ओपनिंग स्टॉक में था, इसीलिए। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड है 60,000 तक, यहाँ पर 1,20,000 चार्ज हुआ है, मतलब बाकी वेरिएबल है, उस पर थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000, द रेस्ट आर वेरिएबल। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल
अकाउंट। तो हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने बोला है, तो उसके पहले हमें एक कॉस्ट शीट बना लेना चाहिए, ठीक है, इसमें, ताकि हम लोग इजीली कंपेयर कर पाए कि क्या हो रहा है। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो दिया हुआ ही है, सॉरी ट्रेडिंग पीएल तो दिया हुआ ही है, हमें कॉस्टिंग का जो कॉस्ट शीट है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये फिक्स्ड वेरिएबल वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा टफ हो सकता है। तुम लोग चाहो तो एक बार कोशिश करके देखना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट दिन हम बता देंगे। ये 19 भी कुछ ऐसा ही है शायद, नहीं 19 वाला इजी है, ये तुम लोग कर सकते हो, ये डिफरेंसेस बता रखा है कहाँ पर कितना हुआ है, ये इजीली कर सकते हो। तो 18, 19, 20, 21 कितने सारे हैं यहाँ पर, 22 तक है, ठीक है, 22 तक है। तो 22 तक के हम होमवर्क दे रहे हैं, यहाँ पर लिख के रखते, नहीं तो हम भूल जाएंगे। मैम ये वाला पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ कर देंगे। होमवर्क क्वेश्चन अप टू 22 तक, पूरा 22 तक है, लेकिन उतना इजी नहीं रहेगा, पीछे जो भी क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा टफ है। तो अभी मैंने क्लास में जो करवाया उसके जैसा उतना इजी नहीं होगा, बट तुम लोग ट्राई करना, होगा ठीक है, नहीं होगा तो हम तो करवा ही देंगे, ठीक है।